Hello student, welcome to SQ Digital Learning Classes. Myself Dipti Seth, I am Assistant Professor from Law Department. Today my lecture is delivered on Right to Information Act. तो फर्स्टली अपन को पहले ये समझना है किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको क्या करना होता है, उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का सेंस पता होना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी व्यक्ति को या किसी भी पब्लिक को या कोई भी सोशल अथॉरिटी है या कुछ भी कोई भी है तो उसको ये राइट प्रोवाइड करता है कि पब्लिक अथॉरिटी कोई काम कर रही है या जो सरकारी अधिकारी होते हैं कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनके कामों में पारदर्शिता लाने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार होता है। ये आपको इस एक्ट को एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ना है कि एक सब्जेक्ट है या कुछ टॉपिक है तो आपको उसको कवर करना है, आपको उस टॉपिक को एज अ पावर यूज़ करनी है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास में कोई पावर आ जाती है तो उसका वो उस बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो ना केवल सिर्फ किसी स्टेट की जुडिशियरी में आता है या किसी सिविल जज हो, एडीपीओ हो, ये बहुत से आपके अधिकारों को बताता है कि आपको ये अधिकार है, आप इस अधिकार का यूज़ करके किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप कोई सूचना या कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे करप्शंस होते हैं, स्कैम होते हैं, तो इनका पर्दाफाश होता कैसे है? इनका पर्दाफाश होता है आरटीआई एक्ट के थ्रू ही होता है। क्योंकि जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई काम कर रहा है, तो अगर हम उससे कोई सूचना मांगेंगे तो वो क्यों देगा हमें सूचना? जब तक उसके लिए कोई लॉ प्रोवाइड नहीं होगा तब तक वो आपको क्या नहीं करेगा, किसी भी चीज़ की सूचनाएं प्रदान नहीं करेगा। तो ये आरटीआई एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि एक लिमिटेशन एक्ट है जहाँ पर बताया गया है, एक मैगजिम दी गई है, विजिलेंटिवस नॉन ईस्ट डोरमेंटिवस, जिसका मीन्स क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है, विधि भी उस व्यक्ति की सहायता करती है। तो जब तक व्यक्ति ही अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा कि उसको सूचना पाने का अधिकार है, वो कैसे किसी व्यक्ति से सूचना पा सकता है? तो इसके लिए अपन को इस एक्ट को ओवरऑल कवर करना होगा। जब हमें पता होगा कि हम किसी व्यक्ति से या किसी भी अथॉरिटी से कोई जानकारी पा सकते हैं या फिर पा सकते हैं तो कौन सी जानकारियाँ पा सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसको क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है, रोका जाता है। जैसे भारत की प्रभुता या अखंडता से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो हम आपको सेक्शन 8 में कवर करेंगे कि कौन सी हम आपको इन्फॉर्मेशन दें या कौन सी नहीं दे सकते हैं। वो सेक्शन 8 और 9 में कवर किया गया है। तो अपन फर्स्टली अपन आते हैं इस एक्ट के उसमें। तो अपन को अपना पहले क्या पढ़ना है, सिनॉप्सिस पढ़नी है। जब तक आप उस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें इस टॉपिक में या इस एक्ट में इंपॉर्टेंट है वो बताया गया। पहले नंबर तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि जब अपन किसी भी टॉपिक को जब उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे, जानेंगे कि वो होता क्या है, तभी आपको उस चीज़ को समझ में आएगा। फिर आपको उद्देश्य, किसी भी चीज़ को बनाने का कुछ उद्देश्य होता है। जब बिना उद्देश्य के तो कोई व्यक्ति अपने घर से भी कहीं नहीं जाता है, तो जब तक व्यक्ति के पास उद्देश्य होगा तभी वो उसको पा सकता है। तो सेकेंडली अपन पढ़ेंगे उद्देश्य, ठीक है। तो अपन को पढ़ना क्या है, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। जब ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपन क्या करें, सीधे चले जाएं किसी भी ऑफिसर के पास में, नहीं, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। आप जाएंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति से मांगेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो अपन पढ़ेंगे रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। अब हमने किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसको कितने टाइम में देगा, वो भी फ्री नहीं है कि आप गए और आपको इन्फॉर्मेशन उसने दे दी, नहीं, वो भी आपका डिस्पोजल करेगा इन्फॉर्मेशन का कि आपको कितने टाइम में इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसको सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, इसको अपन सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। अपन ये बताया गया है एग्जाम्पशन, आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब बचा के रखा गया है कि हम आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो ये आपका बताया गया है सेक्शन 8 में।
देन इसके बाद अपन को बताया गया है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी जब किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए उसके ऊपर एक हायर अथॉरिटी रखी जाती है। जब हम क्योंकि अगर ऐसे में क्या हो जाएगा, व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, मतलब अपने आप को मनमानेपन तरीके से किसी भी चीज़ को करने लगता है। तो उसके लिए भी दो अथॉरिटीज़ बनाएंगे, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बताया गया है, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बताया गया है। देन आपको फिर पढ़ना है कंक्लूजन पढ़ना है। तो अब अपन पढ़ते हैं, अपने इंट्रोडक्शन के पेपर आते हैं कि क्या है आरटीआई एक्ट। तो इंट्रोडक्शन आरटीआई एक्ट 2005 के पहले कौन सा एक्ट था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ये इसको रिप्लेस्ड करके अपना एक्ट कौन सा लाया गया है? आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्म आपको बताया गया है, वही सारी चीज़ें हैं कि आपको कैसे किसके पास अप्लाई करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, कैसे आपको कितने टाइम लिमिट में कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी चीज़ें आपके इसमें बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 19(1), उसमें बताया कि व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब व्यक्ति को बोलने की और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन आप इस तरीके की अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता या इस तरीके से कोई चीज़ खतरे में पड़ जाए। और उसी चीज़ को लेके आरटीआई एक्ट बनाया गया है कि आपको ना वो ऐसी चीज़ें बोलने की परमिशन दी जाएगी और ना ही आपको उस चीज़ की सूचना ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो अपना ये चीज़ है कि आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आरटीआई एक्ट है क्या। फर्स्टली सिटीजन को अधिकार होता है आरटीआई एक्ट का, वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? जो आपकी पहुंच योग्य सूचना है, मीन्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो आपके दायरे में होंगी वही हम आपको सूचनाएं प्रोवाइड करेंगे। जो किसके अंडर कंट्रोल में है? पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है। इससे होगा क्या? अगर किसी भी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन हमने पहुंच योग्य सूचना दे दी है तो क्या होगा? इससे प्रमोट होगा, क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब पारदर्शिता आएगी कि पब्लिक अथॉरिटी कोई काम कर रहा है तो क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इससे क्या इंक्रीज होगा? अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब वो अपना उसका उत्तरदायित्व तो समझ में आएगा कि वो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो वही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है? दो बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया अपना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेकेंड किया गया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आप पूरे एक्ट को एक आपको जो समझने का नज़रिया है उसको आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि चार्ट में बताया क्या क्या गया है। ठीक है, सेकंड पढ़ना है आपको इसका ऑब्जेक्ट। जैसा हमने आपको चार्ट में ही बता दिया गया था कि उससे होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हम आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे? जो पहुंच योग्य सूचना, जैसा हमने आपको अभी फ्लो चार्ट में इसके पहले बता दिया था एज अ समराइजेशन फॉर्म में। सेकंड क्या है आपका? ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होगा? आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, मतलब पारदर्शिता आएगी कि हम देख पाएंगे कि आप काम सही है या गलत है। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पता चलेगी, सूचना का अधिकार होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि पब्लिक अथॉरिटी जो काम कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। अकाउंटेबिलिटी आएगी। और इन सब चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 2 बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बताती है? अभी हमने आपको बताया कि व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार है, तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर के ऑफिस में गए, मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। नहीं, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे अप्लाई करेगा? राइटिंग फॉर्म में करेगा। अब राइटिंग, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फॉर्मेट आ गया है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी उसको क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप उसके मेल पे भी बोल सकते हो कि मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए है। आप उसके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी आप उससे कह सकते हो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस पब्लिक अथॉरिटी के पास में आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसका भी एक लैंग्वेज होती है कि आप किस लैंग्वेज में करोगे। तो आप किस में भी कर सकते हो? इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो और किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी कर सकते हो। जैसे पंजाब है, पंजाब की क्या होती है? पंजाबी होती है, तो आप पंजाबी लैंग्वेज में भी आवेदन कर सकते हो। किसी स्टेट में तमिलनाडु है तो आप तमिल में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप इंग्लिश में, हिंदी में ही करो। आप किसी भी आपकी जो क्षेत्र की लैंग्वेज है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया तो
ये क्या है, आपको उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, एक फीस भी उसके लिए डिस्क्राइब की गई है, प्रिस्क्राइब है फीस, तो उस फीस के आपको साथ में अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमें अप्लाई करना है, लेकिन हमें करना कहाँ पर है, तो हम कंसर्न्ड ऑफिसर के पास में उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो कंसर्न्ड ऑफिसर क्या होगा, कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी के पास में आपने अप्लाई किया, तो यदि आपको सेंट्रल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सेंट्रल के पास में आवेदन करेंगे, यदि आपको स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो आप स्टेट के पास में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में वो हायर अथॉरिटी नहीं है तो आप उसके असिस्टेंट के पास में भी अप्लाई कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब आपने उसको अप्लाई कर दिया, इन केस कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि यदि आपका फॉर्मेट रिटन फॉर्म में नहीं है तो क्या है, कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। तो क्या करेगा, आपको जो पब्लिक ऑफिसर होगा या जो स्टेट से रिलेटेड होगा या फिर जो सेंट्रल से होगा, तो वो क्या करेगा, आपको उस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करेगा, ओरली बताएगा कि आप इसको क्या करो, राइटिंग फॉर्म में दो। जब आप उसको राइटिंग फॉर्म में दोगे तभी वो आपकी एक्सेप्टेबल होगी। तो इस चीज़ का आपने सेंस क्या समझा, इस चीज़ का सेंस ये है कि आपको कोई भी चीज़ के लिए, आप इंफॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। रिटन फॉर्म में नहीं है तो ओरली आपकी कोई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सेकेंडली आते हैं अपन, यदि आपने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या किसी पब्लिक अथॉरिटी को ये पूछने का राइट है कि आप ये क्यों हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, नहीं, उसको राइट नहीं है, वो नहीं पूछेगा आपसे। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन, आपको किस रीजन से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका अधिकार है, आपसे वो रीजन नहीं पूछेगा कि आपको किस रीजन से इंफॉर्मेशन चाहिए, ना आपसे कोई क्या पूछेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स को भी नहीं पूछेगा कि आप क्यों चाहिए, आप कहाँ रहते हैं या क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना कि आपसे एक्सेप्ट दोज इंफॉर्मेशन, जो आपसे कनेक्ट करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपसे वो उतनी ही इंफॉर्मेशन पूछेगा, ना आपसे उस चीज़ के बारे में रीज़न भी नहीं पूछेगा, ना आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा। जितना आपसे कांटेक्ट करने के लिए आवश्यक है उतना ही आपसे वो इंफॉर्मेशन लेगा, अदरवाइज वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि आपको क्यों चाहिए है। सेकंड आते हैं अपन इस बारे में कि सपोज दैट हमने किसी ऐसे पब्लिक अथॉरिटी के पास में आवेदन कर दिया, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास में है, मतलब विच इज हेल्ड बाय एन अदर पब्लिक अथॉरिटी। यदि वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास में है वो इंफॉर्मेशन, या फिर कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो किसी दूसरे पब्लिक ऑफिसर से कनेक्टेड है, मोर क्लोजली कनेक्टेड विथ द फंक्शन ऑफ अदर पब्लिक अथॉरिटी। अब फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा उस इंफॉर्मेशन का, उस इंफॉर्मेशन का ये होगा कि वो शेल ट्रांसफर कर दी जाएगी उस पब्लिक ऑफिसर को। कितने टाइम में कर दी जाएगी, जितना कि वो उस चीज़ को एज सून एज पॉसिबल उसको ट्रांसफर कर देगा। कितने टाइम में करेगा, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगा। जल्दी से जल्दी का मतलब क्या है, आप जल्दी से आज आया, आप उसको तुरंत ट्रांसफर कर दो। यदि आप तुरंत नहीं कर पाते हो तो आपको विद इन 5 डेज में आप उसको क्या करना पड़ेगा, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे, आपको उस इंफॉर्मेशन को, जिस व्यक्ति के पास में या जिस पब्लिक अथॉरिटी के पास में वो इंफॉर्मेशन है, आपको उस इंफॉर्मेशन को क्या करनी होगी, ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन सेक्शन 7 पर। हमने अप्लाई कर दिया, हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है, इंग्लिश में, हिंदी में, किसको आवेदन करना है। यदि आपने किसी और को आवेदन कर दिया है तो वो ऑफिसर क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा, कितने टाइम में करेगा, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हो गया हमारा, हमने उस ऑफिसर को अप्लाई कर दिया, उसके पास में इंफॉर्मेशन चली गई कि उसको ये इंफॉर्मेशन किसी भी सिटीज़न को प्रोवाइड करवानी है। अब ऐसा तो नहीं है, पब्लिक ऑफिसर भी क्या है, इस काम के लिए क्या है, मनमाना नहीं है, वो उसके लिए भी टाइम लिमिट दी गई है कि आप कितने समय में उस इंफॉर्मेशन को दोगे। ठीक है ना, तो ये बताया गया आपका सेक्शन 6 बताता है आपको कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यदि आपने रिक्वेस्ट की है तो वो उस रिक्वेस्ट को कितने टाइम में डिस्पोज करेगा। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग यदि आपने उसको अप्लाई किया है तो आपको वो कितने दिन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, विद इन 30 डेज में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, लेकिन उन इंफॉर्मेशन के रिजेक्ट कर देगा जो
आपने 8 और 9 सेक्शन से रिलेटेड है उन इंफॉर्मेशन को वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपने अप्लाई किया, उसने 30 दिन में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन यदि अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो लाइफ और लाइबर्टी से रिलेटेड होती हैं। लाइफ और लाइबर्टी मीन्स आपकी जीवन और स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगर व्यक्ति 30 दिन इंतजार करेगा तो शायद उसका जो लाइफ है पूरी चेंज हो जाए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको लाइफ और लाइबर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आपको कितने टाइम में दी जाएंगी, वो 48 आवर्स में आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो सेक्शन 7 आपका इतना ही बताती है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो कितने टाइम में दी जाएगी और आपकी रिक्वेस्ट का कितने टाइम में डिस्पोज किया जाएगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो 30 डेज में आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। लाइफ और लाइबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स में आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्पोज किया जाएगा। अब हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका अधिकार ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, लेकिन ये अधिकार कैसा नहीं है, मनमाना नहीं है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएंगी वो सेक्शन 8 डिफाइन करती है। ठीक है, तो यदि इंफॉर्मेशन आपकी कैसी है, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी मतलब भारत की प्रभुता और अखंडता से रिलेटेड है। मान लो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को या किसी भी स्टेट को पार्ट्स में डिवाइड करने का है, खंड खंड करने का है, हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सेकेंडली, स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट कैसा भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेटेजिक है, साइंटिफिक है, इकोनॉमिक। जैसे हर एक राज्य को चलाने की उसकी एक रणनीति होती है, एक तो हम आपको वो रणनीति नहीं देंगे, स्ट्रेटेजी नहीं हम आपको अपनी बताएंगे। आपको हम साइंटिफिक होते हैं ना, किसी भी साइंटिस्ट के फॉर्मूले होते हैं कि इसको ऐसा करने से ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, तो हम आपको साइंटिफिकली भी उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। फॉरेन स्टेट के साथ में हमने अगर कोई रिलेशन बनाए हैं या कुछ चीज़ें तो हम आपको वो भी नहीं बताएंगे। ऑफेंस इंसाइटमेंट है, यानी जो आपको अपराध का उद्दीपन है कि कोई व्यक्ति है किसी चीज़ को एग्रेसिव होकर उस चीज़ को कर रहा है, वो भी हम आपको वो वैसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो क्लॉज ए क्या कवर करता है, आपकी सिक्योरिटी है, इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है, इनसे रिलेटेड हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सेकंड क्या बताया गया है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने मना किया हुआ है, मतलब फॉरबिडन इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने मना किया है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे क्या होता है, कोर्ट की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। थर्ड, प्रिविलेज, जिससे पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है, विशेषाधिकार। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है, विशेषाधिकार उनका भंग होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल इंफॉर्मेशन मतलब जो व्यापार से रिलेटेड है, सबकी अपनी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पेटेंट करा लेते हैं, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का कॉपीराइट करा लेते हैं, तो ये क्या है, सारी आपकी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यापार को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें की या उसको किस तरीके से अपने उसको चीज़ को खड़ा किया है, हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब वैश्वासिक संबंध है किसी व्यक्ति के किसी के साथ में, तो उससे रिलेटेड हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार के साथ में हमारे कोई वैश्वासिक संबंध बने हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। जी पॉइंट बताता है लाइफ इंडेंजरिंग, मतलब जो किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालता है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट करना है या प्रोसिक्यूशन, मतलब हमें किसी भी अपराध का अन्वेषण करना है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, उससे रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। आई पॉइंट बोलता है आपका कैबिनेट के पेपर। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि जब प्रधानमंत्री को उसके मंत्री परिषद के द्वारा कोई सलाह दी जाती है तो इस बारे में भी कहीं जांच नहीं की जाती है कि मंत्रियों के द्वारा प्रधानमंत्री को कौन सी सलाह दी गई है। तो वही चीज़ बताई गई है कि कैबिनेट के पेपर्स होते हैं वो किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी कि किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से कोई रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपकी ये सेक्शन 8 ने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट है,
लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, वो सेक्शन 8 डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब आते हैं अपन अथॉरिटी के ऊपर। तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी, जब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हमने आपको स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट के थ्रू बताया था कि अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि सेक्शन 12 डिफाइन करती है कि अथॉरिटी के बारे में। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू के द्वारा इसको गजेटेड नोटिफिकेशन में करके कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एक बॉडी को। अब जब किसी भी बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें क्या होते हैं? पर्सन होंगे, मतलब और कमिश्नर्स वगैरह भी होंगे। तो क्या होता है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और अदर नंबर ऑफ सच नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन के कमिश्नर होते हैं। लेकिन इनकी संख्या कितने से ज़्यादा नहीं होगी, इनकी नंबर ऑफ 10 से ज़्यादा नहीं होंगी। मतलब एक चीफ होगा और अदर कमिश्नर्स भी होंगे, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ कमिश्नर्स हैं वो 10 से एक्सीड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इनको भी अपॉइंट करने का एक प्रोसेस होता है कि यदि हमने जो कमिश्नर हैं या अदर मेंबर हैं, हम इनको अपॉइंट कैसे करेंगे। तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। अब राष्ट्रपति भी किसी काम को स्वयं नहीं करता है, वो थोड़ी ना राष्ट्रपति आया उसने इसको अपॉइंट कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया, नहीं। उसके लिए भी एक क्या की जाएगी, एक कमेटी को बनाया जाएगा। कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसका एक लीडर होगा, कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाएंगे तो जो उसका चेयरपर्सन होगा, मतलब जो उसका मेन होगा, अध्यक्ष बोल सकते हैं अपन इसको, तो वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। मतलब प्रधानमंत्री, उसका जो कमेटी गठित की गई है, जो उसका मुखिया होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। सेकंड कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, या उसको नॉमिनेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें कमेटी जो हो रही है, आपको सिर्फ बेसिकली ये चीज़ें पढ़नी है कि हमें एक कमिश्नर चाहिए, 10 मेंबर्स चाहिए। अब ये कमिश्नर हो गए, 10 मेंबर्स हो गए, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया तो राष्ट्रपति भी किसकी सलाह से करेगा? कमेटी की सिफारिश से करेगा। अब कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे? तो कमेटी में मेंबर होंगे आपके, कौन होगा? आपका एक चेयरपर्सन होगा, जो मतलब अध्यक्ष बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री होगा। सेकंड, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तीसरा होगा जो संघ के मंत्रिमंडल का जो प्रधानमंत्री होगा, वो यूनियन कैबिनेट से किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब सेम चीज जैसी सेंट्रल में होती है वैसी ही किस में होती है? स्टेट में होती है। सेक्शन 15 डिफाइन करती है स्टेट से रिलेटेड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को है वही सेम जैसा सेंट्रल में होता है वैसा ही स्टेट में होता है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, सेम प्रोसेस एज इट इज होता है। वहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और उसके नेम लिख दिया जाता है उस स्टेट का और इंफॉर्मेशन कमीशन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी होता है, उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे, तो एक चीफ होगा और अदर मेंबर्स होंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के, तो वो भी क्या कहते हैं 10 से एक्सीड नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। उसको भी अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें भी एक प्रोसेस होती है कि गवर्नर भी किसकी एक कमेटी को कंसिस्टिंग करता है, कमेटी को गठित करता है, जिसमें क्या होता है एक चीफ मिनिस्टर होता है जो चेयरपर्सन होता है, मतलब वहाँ पर प्रधानमंत्री था तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाएगा। वहाँ पर लोकसभा थी तो जिस स्टेट में, क्योंकि हर जगह कहीं पर जैसे विधानमंडल है तो दो पार्ट उससे बॉडी से कंस्टिट्यूट होता है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। तो लेकिन बहुत से स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विधानसभा। वहाँ पर लोकसभा थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी विधानसभा हो जाएगी। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, लीडर का अपोजिशन होगा, वो आ जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा जो किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा आपका अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये आपके दो बॉडीज हो गई। अब आपको कंक्लूजन मैंने इसलिए ब्लैंक रखा है आपका कि हम आपको ये बता सकें कि आपने इस पूरी बॉडी को, जो पूरे आरटीआई एक्ट को पढ़ा है, तो हम आपको एक समराइजेशन फॉर्म में बता सकें।
तो समराइजेशन फॉर्म में क्या है, एक सिटीजन है, उसको आरटीआई एक्ट का राइट है, आरटीआई एक्ट का राइट है वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर के पास में, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर वो स्टेट का हो, अप्लाई कर सकता है कंसर्न्ड ऑफिसर के पास में। उसने अप्लाई कर दिया, किस में करेगा, वो रिटन फॉर्म में करेगा अप्लाई, उसने रिटन फॉर्म में अप्लाई कर दिया उसके पास। अब विथ फीस के साथ में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विथ फीस के साथ में वो उसको अप्लाई कर दिया। हमने पब्लिक ऑफिसर के पास में जब अप्लाई करेंगे तो वो हमें 30 डेज में इंफॉर्मेशन देगा। यदि लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, तो वो हमें कितने दिन में, 48 डेज में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है जो किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को या कोई भी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे आरटीआई एक्ट के थ्रू किसी भी चीज़ में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है और हमारा राइट कितने टाइम में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये होता है आपका आरटीआई एक्ट।